very happy good morning and Jai Hind students. Welcome again to the sociology class, continuing with the same chapter number 4, change and development in rural society. Yesterday we have discussed about the impact of green revolution on Indian farmers and Indian rural society, and today we will discuss about the transformation in rural society after independence. Several profound transformations in the nature of social relations in rural areas took place in the post-independence period. तो बच्चों बहुत सारे चेंजेस हुए पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, बहुत सारे चेंजेस हुए रूरल सोसाइटी में, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है ना, जैसे कि महाराष्ट्र, पंजाब है, वेस्ट यूपी है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश के कुछ एरियाज हैं जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो ये सारे चेंजेस भी मोस्टली वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिले। पहले कैश इकोनॉमी नहीं थी, फिर फार्मर्स केवल अपने लिए ही जो खेती ज़्यादातर करते थे, है ना। और कौन कौन से चेंजेस थे? दीज इंक्लूडेड एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर एज कल्टीवेशन बिकम मोर इंटेंसिव बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो कल्टीवेशन थी वो कैसी हो गई थी? बिकम मोर इंटेंसिव, है ना। और जो वर्क था रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर वो कैसा हो गया था? वो ज़्यादा हो गया था, वो बढ़ गया था वर्क। कैसे कि जैसे पहले जो ट्रेडिशनल खेती थी उसमें जो ज़्यादातर जो फैमिली मेम्बर्स थे वही वर्क कर लिया करते थे आपस में, है ना। जॉइंट फैमिली होती थी तो जो फैमिली मेम्बर्स थे वही ये जो एग्रीकल्चर वर्क है सब लोग मिलजुल कर लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब चीज़ों का कह सकते हैं यूज़ बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर लेबर है उसकी भी कह सकते हैं इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी, है ना। वो और खेती कैसी की जाती थी? जैसे 2 टाइप की वो होती हैं, फसल होती हैं, रबी और खरीफ की। उसके बीच में भी कोई क्रॉप जो है उसको ग्रो करने लगे जो फार्मर्स थे, तो 3 जो क्रॉप्स थी वो होने लगी। तो धीरे धीरे जो वर्क था एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो बढ़ने लगा, है ना। तो इसलिए जो एग्रीकल्चर लेबर थी वो भी बढ़ने लगी, है ना। फिर a shift from payment in kind to payment in cash। और जो पेमेंट था वो ग्रेन में था। पहले क्या होता था? लोगों ने वर्क किया, है ना। जो लैंड ओनर्स होते थे उनके यहाँ पे जो वर्कर्स होते थे, है ना, जो लैंडलेस होते थे पीजेंट्स, वो उनके यहाँ पे वर्क करते थे। तो क्या मिलता था उनको? वेजेस के रूप में ग्रेन, कि आप ये ले जाइए और इससे अपनी जो लाइवलीहुड है उसको चलाइए, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद पेमेंट शुरू हो गया किसमें? कैश में। क्यों हुआ ये पेमेंट कैश में शुरू क्यों हुआ? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती थी? गवर्नमेंट वांटेड यूनिफॉर्मिटी, है ना, और सेम स्केल ऑफ वेजेस, है ना। ये जो था ये गवर्नमेंट ये चाहती थी, तो इसके लिए जो पेमेंट था वो किस में होने लगा? कैश में होने लगा, है ना। नेक्स्ट इज द लूजिंग ऑफ ट्रेडिशनल बॉन्ड ऑफ हेरिटेज रिलेशनशिप्स बिटवीन फार्मर्स और लैंड ओनर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स नोन एज बॉन्डेड लेबर। और जो ट्रेडिशनल बॉन्ड था किसके बीच? जो लैंड ओनर्स होते थे और जो फार्मर्स होते थे उनके बीच जो एक बॉन्ड होता था, एक क्लोज रिलेशनशिप उनके बीच पाई जाती थी, है ना। जैसे कि कह सकते हैं कि जो ओनर होते थे, लैंड ओनर, वो जो वर्कर्स हुआ करते थे जो उनके यहाँ वर्क करते थे उनके प्रति एक उनकी जिम्मेदारी की भावना होती थी, है ना। वो उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते थे, उनकी कह सकते हैं कि हेल्पफुल होते थे उनके लिए, है ना। तो वो एक जो बॉन्ड था एक घर के मेंबर की तरह उसको मानते थे, है ना। तो एक जो उनके बीच जो बॉन्ड था उसमें कमी आने लगी, क्योंकि जो वर्कर्स थे मोस्टली क्या होता है कि क्या हुआ, ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो वर्कर्स की नीड बढ़ी, तो वर्कर्स जो होते थे मोस्टली कहाँ से होते थे? दूसरे स्टेट के वर्कर्स ज्यादा होते थे, है ना। क्यों?
क्योंकि जो अब चीज़ें हैं, देखो वर्कर्स हैं, अपने स्टेट के वर्कर्स कंपैरिजन किया जाता है वेजेस में, क्योंकि अब जो वो होने लगी थी, जो पेमेंट होता था वो कैश में होने लगा था। तो जो अब हम कोई भी चीज़ लेते हैं या फिर हम कोई भी जैसे आप कारपेंटर से वर्क कराते हो अपने घर में, तो आप एक से नहीं कई कारपेंटर से पहले पूछते हो आप कितने पैसे लोगे, कितने में वर्क करोगे। तो जो ज़्यादा कम अमाउंट आपको बताएगा आप उससे वर्क कराओगे। इसी तरीके से जो वर्कर्स थे उनको भी इसी तरीके से रहेगा, जो अपने स्टेट के होते थे वो ज़्यादा पैसे लेते थे, है ना, इसलिए जो पेमेंट लेते थे, तो जो दूसरे स्टेट के वर्कर्स थे उनसे वर्क करा लिया जाता था, है ना, वर्क कराना शुरू हुआ। तो दूसरे स्टेट के जो वर्कर्स थे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, और उनको कोई कह सकते हैं कि कोई मतलब नहीं रह गया था कि जो वर्कर्स थे और जो लैंड ओनर्स थे आपस में उनका कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं था जो उन वर्कर्स को वर्क करना था और पेमेंट लेना था, है ना। तो इस तरीके के जो रिलेशनशिप थे वो बन गए थे। एंड द राइज ऑफ अ क्लास ऑफ फ्री वेज लेबर, यही है देखो कि फ्री वेज लेबर एक क्लास जो थी वो इमर्ज हुई, कि उनको कोई जिसको बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, है ना, एक दिन का उनका जो पेमेंट है वो फिक्स होता है, और उस दिन उन्होंने वर्क किया, अपना पेमेंट लिया और चले गए, है ना। उनको कोई वो उससे मतलब ये समझ लीजिए कि उनको उस लैंड से कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं है कि जैसे कहीं और वर्क किया तो भी उनको पैसे मिल रहे हैं, है ना, ऐसे ही उन्होंने लैंड पे वर्क किया तो उन्होंने वर्क किया। तो मतलब कोई उनके बीच ऐसा कह सकते हैं क्लोज रिलेशनशिप जो लैंड ओनर्स और वर्कर्स थे उनके बीच नहीं होती। द चेंज इन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंड लॉर्ड्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स, यूजुअली जो लैंड ओनर्स होते थे वो ज्यादातर डोमिनेंट कास्ट के होते थे, है ना, बिलोंग टू द डोमिनेंट कास्ट, और जो एग्रीकल्चर वर्कर्स थे ज्यादातर यूजुअली लो कास्ट के हुआ करते थे, है ना, या फिर जो उनके पास लैंड लेस हुआ करते थे। was described by the sociologist Jan Bremen as a shift from patronage to एक्सप्लॉइटेशन। तो जो ब्रेमेन हैं सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने जो लैंड ओनर्स और जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर वर्कर्स उनके जो रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हुए कहा है कि जो पहले जो रिलेशनशिप हुआ करता था कि जो लैंड ओनर्स थे वो अपने जो मजदूर थे जो अपने उनके यहाँ वर्कर्स वर्क करते थे उनके लिए हेल्पफुल हुआ करते थे, उनके लिए संरक्षण का काम किया करते थे, है ना, उनको उनके लाइवलीहुड चलाने के लिए संरक्षण का काम किया करते थे उनके लिए, है ना। और तो वो अब संरक्षण किस चीज में बदल गया, वो एक्सप्लॉइटेशन में बदल गया, क्योंकि जो लैंड ओनर्स थे वो डोमिनेंट कास्ट थे और जो वर्कर हैं वो क्या है, लो कास्ट के। तो वो जो संरक्षण था वो किस चीज में बदल गया, एक्सप्लॉइटेशन में बदल गया, ठीक है। Such changes took place in many areas where agriculture was becoming more commercialized। और इस तरीके के चेंजेस हम कहाँ पर ज्यादा देख सकते हैं, जहाँ पर जो एग्रीकल्चर वर्क है वो किस चीज में बदल गया, कमर्शियलाइज्ड हो गया है ना। कमर्शियलाइज कह सकते हैं कि जो मार्केट से ज्यादा जुड़ गया है या फिर जो कैपिटलाइज्ड हो गया है ना। That is where crops were being grown primarily for सेल इन द मार्केट, और जिसमें जो क्रॉप्स का जो प्राइमरी जो मोटो है वो क्या हो गया कि इसको हमें जो क्रॉप को ग्रो करके मार्केट में सेल करना है। जो कह सकते हैं कि जो फार्मर्स थे अब वो कहाँ से जुड़ गए थे, वो मार्केट से जुड़ गए थे, है ना। कैपिटलाइज्ड हो चुकी थी एग्रीकल्चर अब, है ना। The transformation in labor relation is regarded by some scholars as indicative of a transition to capitalist agriculture, because the capitalist mode of production is based on the separation of the workers from the means of production। और जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो इस चेंज को, जो चेंज आ रहा था किसमें,
ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था किसमें, लेबर रिलेशंस में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था उसको किस चीज से देख रहे थे, ट्रांजिशन टू कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर, कि जो एग्रीकल्चर कैपिटलिस्ट होती जा रही थी है ना, उसको उसके रूप में इस ये जो लेबर रिलेशंस है उनको देख रहे थे, है ना। बिकॉज द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या था, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या था, क्या हुआ जब कैपिटलिज्म आया कि जो वर्कर थे, वर्कर और जो कह सकते हैं कि दो क्लास हो गई, एक वर्कर क्लास थी और इसमें एग्रीकल्चर में, और जो एक लैंड ओनर्स थे, है ना, दो क्लासेस थी, उसमें बट गए लैंड ओनर्स हो गए या और एक कौन हो गए, वर्कर्स हो गए। तो वर्कर्स का जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको लेकर कोई वो नहीं था, उस पर कोई अधिकार नहीं था, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कोई अधिकार नहीं था। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर अधिकार किसका था, जो लैंड ओनर्स थे, है ना, जो जितना क्रॉप का जो बेनिफिट था उससे उस पे किसका अधिकार था, जो लैंड ओनर्स थे, है ना। तो जो वर्कर्स थे उनके लिए क्या था, ये अभी पढ़ा ना फ्री वेजेस वाला हमने, तो उनके लिए क्या था, अब कोई वर्कर है देखो, चाहे या तो वो लैंड पे वर्क कर रहा है किसी के यहाँ पे, किसी लैंड ओनर किसी के खेत में वर्क कर रहा है तो भी उसको पैसे मिल रहे हैं, है ना, पेमेंट हो रहा है रोज। और अगर वो किसी और जगह पे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क कर रहा है तो भी उसको पैसे मिल रहे हैं। तो उसको कोई किसी वर्क से कोई मतलब नहीं है कि उसको क्या वर्क करना हो रहा है, उसको ये है कि उसको वहां से भी पैसे मिल रहे हैं, उसको वहां से भी मिल रहे हैं। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से उसको कोई मतलब नहीं है कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, उसको जितना उसको पैसे फिक्स है, उसके जितने वेजेस उसके फिक्स हैं उतने उसको मिल रहे हैं। तो ये चीज है ना। यूज ऑफ फ्री वेजेस लेबर, है ना, यही है ना। इन जनरल इट इज ट्रू दैट फार्मर्स in the more developed regions were becoming more oriented to the market। और ये ट्रू है कि जो फार्मर्स थे, जो डेवलप्ड रीजन के जो फार्मर्स थे, जो कैसे डेवलप हुए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन से। रीजन्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर आके जो डेवलप हो चुके थे, वहाँ के जो फार्मर्स थे वो ज्यादातर क्या हो गए थे, मार्केट ओरिएंटेड हो गए थे, है ना। उनका जो अब था कि बेनिफिट लेना है किस चीज से, जो कि उनकी क्रॉप जो वो ग्रो कर रहे हैं उसको मार्केट में सेल करके क्या लेना है, बेनिफिट लेना है ना। एज कल्टीवेशन बिकम मोर कमर्शियलाइज these rural areas were also becoming integrated into the wider economy। और जो कि कल्टीवेशन थी वो बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज्ड हो गई थी, बहुत ज्यादा उसका कह सकते हैं बाजारीकरण हो गया था, है ना। तो वो जो रूरल एरियाज थे बहुत ज्यादा किसके एक वाइडर इकोनॉमी से जुड़ चुके थे, है ना। और जो इससे इकोनॉमी जो थी, इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसने भी कह सकते हैं कि उसमें भी रफ्तार आई थी एकदम से, है ना। दिस प्रोसेस इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी इनटू विलेजेस एंड एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। इस प्रोसेस ने इंक्रीज किया किस चीज को, मनी को, कहाँ पे, विलेज एरियाज में मनी को इंक्रीज किया, है ना। लोगों के पास जब वो अपनी जो क्रॉप थी उसको मार्केट में सेल करने लगे तो लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ठीक होने लगी विलेजेस में, और एक्सपेंड होने लगी अपॉर्चुनिटीज किस चीज की, बिजनेस की, एम्प्लॉयमेंट की। जब उनका अपना जो कह सकते हैं कि उनके पास उनकी फाइनेंशियल जो स्थिति थी वो जब सुधरने लगी तो किस चीज की अपॉर्चुनिटी उनके पास बिजनेस की ज्यादा हो गई, है ना, एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा हो गई। लोगों को जैसे जो कह सकते हैं कल्टीवेशन में जो के नीड के लिए जो वर्कर्स थे उसके लिए एम्प्लॉयमेंट हो गया, है ना। लोगों को ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ने लगी वर्क कराने के लिए, या फिर जैसे उनके पास मनी प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो गई तो उनके पास और बिजनेस के लिए मनी आ गया, है ना। आइडियाज थे उनके पास और बिजनेस कर सकते थे वो।
But we should remember that this process of transformation in the rural economy in fact began during the colonial period. लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, याद रखना चाहिए कि जितने भी ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो रूरल इकोनॉमी में हो रहे हैं वो कहाँ से शुरू हुए, वो कॉलोनियल पीरियड से हुई. जो बार्टर सिस्टम खत्म हो गया, जो कैश का सिस्टम शुरू हुआ, वो कॉलोनियल पीरियड से शुरू हुआ था, है ना. In many regions in the 19th century, large tracts of land in Maharashtra were given over to cotton cultivation. 19th सेंचुरी में एक बड़ा कह सकते हैं कि लैंड पे महाराष्ट्र में किस चीज के लिए दिया गया, कॉटन कल्टीवेशन के लिए. यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर सिर्फ कॉटन कल्टीवेशन होगी. और इससे क्या हुआ, एंड कॉटन फार्मर्स बिकम डायरेक्टली लिंक्ड टू द वर्ल्ड मार्केट. इससे जो कॉटन के जो फार्मर्स थे वो डायरेक्टली किससे जुड़ गए, वर्ल्ड मार्केट से जुड़ गए. क्योंकि एज अ रॉ मटेरियल कॉटन बाहर एक्सपोर्ट होता था, है ना, और फिर वहां से कॉटन के क्लोथ्स बन के आते थे. हाउएवर द पेस एंड स्प्रेड ऑफ चेंज रैपिडली इंक्रीज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एज द गवर्नमेंट प्रमोटेड मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एंड अटेम्प्ट टू मॉडर्नाइज द रूरल इकोनॉमी थ्रू अदर स्ट्रेटेजीज. और जो ये चेंजेस हो रैपिडली जो चेंजेस हो रहे थे कहाँ पे, इंडिपेंडेंस के बाद जो ये रैपिडली चेंज हो रहे थे रूरल सोसाइटी में, तो गवर्नमेंट क्यों हो रहे थे कि गवर्नमेंट ने प्रमोट किए बहुत सारे जो मॉडर्न मेथड से कल्टीवेशन के, जैसे कि ट्रैक्टर हुआ, ये पेस्टिसाइड्स हुए, इंसेक्टिसाइड्स हुए, ये सब का प्रमोट किया. जो हाइब्रिड सीड्स थे, इन सबको जो जितने भी मॉडर्न मेथड्स थे इनको कल्टीवेशन में प्रमोट किया. और जो इकोनॉमी थी, रूरल इकोनॉमी थी, उसको भी मॉडर्नाइज किया. और डिफरेंट जो उनकी स्ट्रेटजीज थी उनके थ्रू, जिससे कि जो इकोनॉमी थी इंडियन जो इकोनॉमी थी उसमें थोड़ी कह सकते हैं कि वो थोड़ी आगे बढ़ी, उसमें थोड़ी रफ्तार आई. जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो छोड़कर गए थे इंडिया को, उसमें थोड़ी जो स्थिति थी उसमें सुधार आया, है ना. द स्टेट इन्वेस्टेड in the development of rural infrastructure such as irrigation facilities, roads and electricity. और जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने भी अपने जो रूरल एरियाज हैं उनके उसको डेवलप करने के लिए क्या किया है, इरिगेशन फैसिलिटीज दी, सिंचाई की सुविधा के लिए रोड्स बनाने, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी उनको दी जाने लगी. एंड ऑन द प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स इंक्लूडिंग क्रेडिट थ्रू बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स. और जो फार्मर्स थे उनको जो अपनी एग्रीकल्चर को कह सकते हैं को इनपुट करने के लिए उनको लोन की सुविधा प्रदान की गई, है ना. उनको क्रेडिट उनको जो लोन है वो मिलने लगा कहाँ से, बैंक से. और जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे वहां से उनको क्या मिलने लगा, लोन मिलने लगा. किसके लिए, जो अपनी जो भी उनकी प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर उसको सॉल्व करने के लिए, है ना. द ओवरऑल आउटकम ऑफ दीज एफर्ट्स एट रूरल डेवलपमेंट वॉज नॉट ओनली टू ट्रांसफॉर्मेशन द रूरल इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर बट ऑल्सो द एग्रेरियन स्ट्रक्चर एंड रूरल सोसाइटी इटसेल्फ. और ये जो ओवरऑल आउटकम था जो कि डेवलपमेंट हो रहा था रूरल सोसाइटी में, ये केवल रूरल इकोनॉमी, ये केवल ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था जो कि रूरल इकोनॉमी में हो रहा था या फिर एग्रीकल्चर में हो रहा था, बल्कि ये पूरा जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि रूरल सोसाइटी, ये पूरी रूरल सोसाइटी में को चेंज कर रहा था. ये जो था जिसके थ्रू जो एग्रीकल्चर की टेक्निक्स के थ्रू जो जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को जो मॉडर्नाइज किया गया, ये सब कुछ जो भी था, जो किसान थे वो मार्केट से जुड़ रहे थे, है ना, वो जो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी हो रही थी. ये केवल हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिकली ही चेंज था, है ना, या फिर एग्रीकल्चर से ही चेंज था. उनका जो अपना जो सोशल लाइफ थी उसमें भी चेंज आने लगे, है ना. जो पूरा एग्रेरियन स्ट्रक्चर, जो ट्रेडिशनल एग्रेरियन स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम रूरल सोसाइटी का, वो बिल्कुल चेंज होने लगा. ठीक है बच्चों. So students, revise this topic, and if you have any problem, any query, you can call me or text me. So today's lecture is over now. We will continue this chapter in the next class. Okay? Jai Hind, bye bye, take care.